नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 3 ठीक है, जिनका भी सेशन 23 से 27 है, उसके लिए माइनर हिंदी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आंसर के साथ बताया जा रहा है, इसलिए थोड़ा हो सकता है। तो ये वीडियो सभी के लिए, ठीक है, माइनर आपका है तो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिएगा, आपका 75 मार्क्स पूरा जो आता है सब इसी से आ जाएगा। ठीक है, आप पूरा देखिए पहले। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है, छायावादी कवियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि जो है आंसर पूछा भी जाए तो आप अच्छे से लिख सके। ठीक है, सिर्फ रटने से नहीं होता। ठीक है, तो पहला है, बोल रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद एक नव जागरण काल की तरह रहा। मतलब जो छायावाद है उसे नव जागरण काल भी कहते हैं, उसको नव जागरण काल के जैसा रहा था। यह आंदोलन लगभग 1918 से लेके 1936 ईस्वी तक चली थी। यानी छायावाद जो है कब से कब तक चली थी, 1918 से लेके 1936 तक। ठीक है, इसके बीच में पनपा था जिसमें जो है कविता का नया मोड़ लिया। मतलब कविताएं में बहुत सारी चेंजेज हुई थी, नए तरीके से लिखे जाने लगे थे। क्या हुआ था बदलाव, तो देखिए पहले कविता में क्या था, पहले भक्ति रहता था, राष्ट्रवाद रहता था, नीति की बात रहती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब साथ ही साथ व्यक्तिगत भावना, रहस्य, सौंदर्य और आत्मिक गहराइयों की खोज करने लगी। तो यानी ये बदलाव हुआ छायावाद आने के बाद। ठीक है, इसीलिए जो है छायावादी युग को जो है हिंदी कविता का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबको समझ आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे है, देखिए एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, बोल रहा है कि छायावाद वह दीप है जिसने हिंदी काव्य को भावों की रोशनी दी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी लाइन है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा हो हार्ड तो। ठीक है, आप देखिए समझिएगा। ठीक है, अब है कि छायावाद का अर्थ और परिभाषा। तो सबसे पहले अर्थ समझिए, अर्थ क्या होता है छायावाद। तो छाया प्लस वाद, ये दो शब्दों में बना है। छाया का मतलब हो गया प्रतिबिंब और वाद का मतलब हो गया, ठीक है, प्रकाश का झलक या आभा। यानी कि इस युग में जो है कविताएं में रहस्य, भावना, कल्पना की छाया युक्त होने लगी, यानी कि उसको मिला के बनने लगा। इन सभी चीज़ों को जो है दर्शाया जाने लगा, इसलिए इसे छायावाद कहा गया है। ठीक है, अब इसका परिभाषा देखिए किन के द्वारा दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला के द्वारा। उन्होंने कहा है कि छायावाद उस प्रवृत्ति का नाम है जिसमें काव्य का झुकाव व्यक्ति की ओर अधिक होता है। तो ये उनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये हम लोग का था छायावाद का परिभाषा, छायावाद का अर्थ। ठीक है, अब देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं साथियों। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो इसका सबसे पहला विशेषता है जिसमें है व्यक्तिवाद। यानी छायावादी कविता में मैं की प्रधानता दी है। मैं मतलब आप समझे, यानी कि कविता जब लिखता है तो कवि अपने आप के बारे में, अपनी भावना, अपनी पीड़ा, अपनी प्रेम, अपनी संघर्ष को व्यक्त करता है। इसीलिए मैं शब्द का, मुझे शब्द का, ये सब चीज़ को उपयोग करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला हो गया व्यक्तिवाद। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उदाहरण के लिए एक ठो देखिए महादेवी वर्मा जी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली। देखिए मैं का प्रयोग हुआ है, तो ये है बोला जा रहा है। ठीक है, महादेवी वर्मा का। दूसरा है रहस्यवाद, यानी रहस्यों को आप इसमें जो है कविताएं में दिखाई जाती है, समझाई जाती है। देखिए इस युग की कविता में जीवन और सृष्टि की अज्ञात और अदृश्य पक्षों को खोजने का कोशिश किया जाता है, जैसे कि ईश्वर को, आत्मा को, ब्रह्मा जैसे विषय को। यानी कि इसमें रहस्य रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है रहस्यवाद, इसलिए दूसरा इसकी विशेषताएं हैं। तीसरी विशेषताएं हैं प्राकृतिक चित्रण, यानी प्रकृति के सौंदर्य वगैरह के बारे में, उसके रूप के बारे में, फूल, वर्षा, इन सभी चीज़ों को प्रतीक के रूप में चलिए देखते हैं। बोला कि प्रकृति को केवल सौंदर्य के रूप में नहीं बल्कि भावनाओं के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। पेड़, फूल, चांदनी, वर्षा आदि सब भावों से जुड़ा है। तो इन सभी चीज़ों को लेके जो है कविताएं लिखी जाती है, इसलिए इसका एक विशेषता है प्राकृतिक चित्रण। ठीक है, प्राकृतिक चित्रण उदाहरण के लिए हम देखते हैं, बोल रहा है कि वन्य जीवन में वन्य जीवन के मौन रंग में जीवन को स्वर उठते हैं। ये पंत जी का लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो है वन्य जीवन बोल रहा है, लेकिन ये हम लोग के जीवन के ऊपर बना गया है, तो यही कहने का मतलब है। ठीक है, अब आगे हम लोग का चौथा है कि प्रेम और सौंदर्य की भावना, यानी कि कविता में प्रेम और सौंदर्य की भावना है।
ये क्या है, तो देखिए प्रेम आत्मिक और आलोचिक रूप से व्यक्त होता है। सौंदर्य को केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक सौंदर्य माना गया है कविताओं में, मतलब छायावाद युग के बाद से, ठीक है। छायावाद युग आया उसके बाद ये सब होने लगा था, ठीक है। पांचवा है दोस्तों, बोल रहा है कि भावनात्मकता एवं कल्पनाशीलता, यानी कि कविता में कल्पना सौंदर्य की गहराई होती है। यथार्थ से भागने के बजाय कवि अपने भीतर की दुनिया में उतरते हैं। वो समझाते हैं कि मेरे अंदर ये वो ये पीड़ा वगैरह भावनाएं वगैरह इस सब चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब है छठा संगीतात्मक, यानी कि इस युग की भाषा में अत्यंत लयबद्ध और मधुर होती है, यानी संगीत टाइप में होती है, मधुर होती है, ठीक है, जिसमें छंद और अलंकारों का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। तो ये 6 विशेषताएं थे। अब देखते हैं हम लोग सातवां विशेषता। सातवां विशेषता बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रभाव, यानी कविताओं में क्या होने लगा, वेदांत, उपनिषद, बौद्ध विचार और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई जाती थी, ठीक है। ये है छायावाद कविता का विशेषता, ठीक है। अब छायावाद कवियों की भूमिका देख लेते हैं। तो देखिए पहला हम लोग का कवि हैं जिसको बोला जाता है छायावाद का जन्मदाता, वो हैं जयशंकर प्रसाद। ये आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि छायावाद के जन्मदाता कौन है, ठीक है। तो ये देखिए इनके द्वारा लिखा गया है, बोल रहा है कि कामयानी जैसी कृत के माध्यम से दर्शन, प्रेम और रहस्यवाद की सुंदर समन्वय किया है। किसने, तो जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है, जिसमें भाषा संस्कृष्ट, गंभीर और प्रभावशाली है, ठीक है। इनके कविताओं में एक पंक्ति है इनके द्वारा लिखा गया, क्या है, निराश जीवन के अंधकार में आशा की रेखा बनो। तो ये उनके द्वारा लिखा गया एक पंक्ति है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत। ये जो है ये प्राकृतिक के उपासक हैं, यानी कि प्राकृतिक से रिलेटेड जो है ये कवि कविता लिखते हैं, ठीक है। उनकी कविता में प्राकृतिक और सौंदर्य की प्रति गहराई आत्मीयता है, यानी दर्शाई जाती है, आत्मा से जुड़ा जाता है। इसमें मानवतावाद और आदर्शवाद को स्वर भी प्रमुख है, ठीक है, इनके कविता में, ठीक है। इसके एक प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है। कौन सा है, बोल रहा है कि जीवन पथ पर बढ़े चलो नव आलोक के साथ। तो ये एक पंक्ति है जिनके द्वारा लिखा गया, तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो है विद्रोही कवि हैं, यानी कि ये जो है विद्रोह वगैरह के बारे में, सामाजिक विषमताओं को, सामाजिक असमानताओं के बारे में, अपने शोषण के बारे में जो है दिखाते हैं, कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ये छायावादी होते हुए भी सामाजिक विषमताओं, स्त्री अधिकारों और शोषण पर प्रहार करते हैं। भाषा में न्यूनता, लय और शक्ति है, ठीक है, यानी इनके द्वारा जो कविता लिखी जाती है उसमें न्यूनता, लय और शक्ति होती है, जिससे लोग पढ़ने में भी रुचि रखते हैं। इनके द्वारा प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तोड़ो बंधन जागो नवयुवक गरज उठो। तो ये उनके द्वारा एक प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है। अब अगला है महादेवी वर्मा। इसको पीड़ा की देवी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इन्हीं मतलब करुणा, नारी वेदना, आत्मचिंतन, इन्हीं सभी चीज़ों को लेके जो है कविताएं लिखती है। देखिए लिखा गया है कि उनकी कविताएं विरह, करुणा, नारी वेदना और आत्मचिंतन की अमिट छाप छोड़ती है। गहन भावनात्मकता और स्त्री स्वाभिमान उसकी विशेषताएं, ठीक है। तो ये महादेवी वर्मा जी का कविता में रहता है। देखिए दोस्तों बहुत सारा वर्ड जो है ना बड़ा बड़ा लग रहा हो तो आप अपने हिसाब से भी समझिए, ताकि आप अपने छोटे शब्दों में भी आंसर लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि इतना घुमा फिरा के लिखना है, ठीक है। तो इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पंक्ति है, क्या है, तो मैं नीर भरी दुख की बदली, ये हमने पहले भी देखा, ठीक है। तो ये उनके द्वारा एक प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है। आगे देखेंगे इसका निष्कर्ष दोस्तों। तो बोल रहा है कि छायावाद ने हिंदी कविता को सामाजिकता से उठाकर भावनात्मक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। छायावादी कवियों ने न केवल साहित्य को संवारा बल्कि उसे आत्मा, संवेदना, सौंदर्य और दर्शन से समृद्ध किया, ठीक है। ये बदलाव हुआ था छायावाद आने के बाद। इन कवियों की रचनाओं ने कविता को मानव आत्मा की बजाय आवाज बना दिया था, इसलिए छायावाद को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से कर लिए। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है महादेवी वर्मा की कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल की भाव विश्लेषण कीजिए। तो ये देखिए आप सीधा समझ लीजिए, इस कविता से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले कि उनकी कविता का विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक
परीक्षण कीजिए या फिर चर्चा कीजिए या फिर वर्णन कीजिए, जो भी पूछे आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे, यानी कि कविता और कवि का परिचय थोड़ा सा देखेंगे। तो बोल रहा है कि महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रमुख कवियात्री थी। उनकी कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल में आत्मीयता, आत्मदर्शन, आत्मत्याग, इन सभी चीज़ों को दर्शाया गया है, ठीक है। यानी जीवन के आत्मत्याग वगैरह को भी दर्शाया गया है, ठीक है। साधना की भावना का सुंदर चित्रण किया गया है। यह कविता प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है, जिसमें दीपक यानी कि दिया को आत्मा और उसकी ज्योति को साधना एवं आत्म बलिदान का प्रतीक मानकर जो है कविता लिखी गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा परिचय हमने देखा। अब देखेंगे कविता का सारांश क्या है दोस्तों, आखिर कविता में क्या कहना चाहती है कविता, मतलब कवि, ठीक है। तो ये कविता में कवियात्री दीपक से संवाद करती है, यानी उससे बात करती है और उससे अनुरोध करती है कि वह मधुर मधुर जलता रहे, यानी वह जो है मधुर मधुर जलता रहे। दीपक की ओर लौ नियंत्रण चलती है, जिससे आशा, त्याग और प्रकाश की संदेश फैलता है। यानी जब उसकी लौ जल रही है तो कविता में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे जो है उसकी आशा, त्याग, प्रकाश का संदेश फैलता है, ठीक है। कवि आरती चाहती है कि जीवन भी दीपक की तरह आत्म बलिदान में और दूसरों के लिए प्रकाश फैलाए, यानी जैसे कि दीपक करता है वैसे ही कवि आरती चाहती है कि दीपक की तरह ही इंसान भी जो है वैसे ही रहे और उसी तरह जो है आत्म बलिदानमय बने और दूसरे के लिए प्रकाश फैलाए, ऐसा कहने का मतलब है। इसका भाव विश्लेषण देखते हैं तो सबसे पहले हो गया मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यह पंक्ति कविता की आत्मा है। कवि आरती दीपक से जो है क्या करती है, अनुरोध करती है कि वह मधुरता और प्रेम से सदा जलते रहे। यह दीपक केवल मिट्टी की दीपक नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा का प्रतीक है, यानी कि ये मिट्टी का दीपक का बात नहीं हो रहा है सिर्फ, यहाँ जो है मनुष्य के आत्मा के प्रतीक को के बारे में बात हो रहा है, उसके बारे में बात हो रहा है जो प्रेम, त्याग और सेवा से परिपूर्ण होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए मनुष्य, वो कहना है महादेवी वर्मा जी का। फिर आगे दूसरी है पंक्ति है जिसके भाव विश्लेषण हम लोग देख रहे हैं ना, ठीक है। तो दूसरा पंक्ति है निसी निसी प्रतिभा सी शुद्धि जल में। तो ये क्या चीज़ है, तो चलिए समझते हैं। बोला है कि यह निसी निसी यानी कि रात्रि रात्रि, ठीक है। इसका मतलब होता है का प्रयोग जो है रात्रि की प्रतीक्षा और जागरण का बोध कराता है। कवि आरती कहती है कि दीपक की लौ रात के अंधकार में प्रेम प्रतिभा बनकर शुद्धा यानी अमृत जैसे जल में डूबकर जलती है। यानी कहने का मतलब है जो दीपक है, आपने देखा होगा दीपक लौ में जो है जलता है, ठीक है, और जो है अमृत में जलकर डलता है, यानी घी जो है उसको अमृत के रूप में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। यह सत्य की खोज और आत्म साधना का प्रतीक है, ये कहने का मतलब है कवि आरती का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे की जो है, बोला है कि जग की पीड़ा में तू मुस्का। तो ये क्या हो गया, यानी दीपक के माध्यम से कवि आरती त्याग और सेवा की प्रभाव प्रकट करती है। जब संसार में पीड़ा है तब भी दीपक मुस्कुराकर जलता है, यह सकारात्मकता और करुणा का प्रतीक है। कवि आरती चाहती है कि मनुष्य भी दुखों के बीच मुस्कुराना सीखे, यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रही है कवि आरती महादेवी वर्मा कि जिस तरह से दीपक जो है मुस्कुराकर जलते रहता है रात्रि में, उसी तरह मनुष्य को भी दुखों के बीच मुस्कुराकर जीना सीखना चाहिए, ये कहने का मतलब है। आगे हम लोग का पंक्ति है कि अपनी पीड़ा को तू ना बोल। तो ये क्या है, तो चलिए देखते हैं। पूरा दीपक अपनी पीड़ा यानी जलता है तब वो गलता है ना, उसकी क्या बोलते लौ जलता है तो दीपक देखते हैं गलता है, लेकिन वही बोल रहा है कि उसकी पीड़ा को आप व्यक्त मत करो, मतलब पीड़ा ना बोल। वह चुपचाप जलता है और दूसरे को प्रकाश देता है। यह निस्वार्थ सेवा, सहनशीलता और आत्म बलिदान का प्रतीक है, यानी यही बताता है कि आत्म बलिदान, सेवा, निस्वार्थ, इन सभी चीज़ कितने मायने रहते हैं, ठीक है। अब आगे दोस्तों मुख्य भाव देखते हैं कविता का। तो मुख्य भाव है पहला त्याग और सेवा, यानी दीपक अपने आप को जलाकर दूसरे को प्रकाश देता है, तो ये पहला भाव हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया सहनशीलता, यानी दीपक बिना किसी शिकायत के जलता है, यह मनुष्य को सहनशीलता बनने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। तीसरा हो गया हम लोग का आत्मीयता चेतना, यानी कविता आत्मा की शुद्धता, ध्यान और आत्मबोध की ओर संकेत करती है, ठीक है। तीसरा हो गया नारी संवेदना, यानी कवि आरती स्वयं एक नारी होकर भी त्याग और सहनशीलता का आदर्श स्थापित करती है। वो ये कहना चाहती है कि
त्याग और सहनशीलता बहुत जरूरी है इंसान के जीवन में। पांचवा हो गया प्रकृति के प्रतीकों का उपयोग। दीपक, रात, ज्योति जैसे प्रतीक द्वारा गहन भावनाओं का अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही है महादेवी वर्मा, ठीक है, इस कविता के माध्यम से। फिर है इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य प्रतीकात्मक है पहला, यानी प्रतीक से है। प्रतीक में क्या क्या है, तो दीपक है, ज्योति है, रात्रि है, आदि प्रतीक को जो है लिया गया है, इसका सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरा है सरल और मधुर भाषा, यानी कवि आरती की शैली भावुक, सरस और सरल है, ठीक है। फिर आगे दोस्तों हम लोग का बोल रहा है छायावादी परिवर्तियाँ, यानी कि आत्मचिंतन, रहस्यवाद, करुणा और सौंदर्य बोध की प्रमुखता दी गई है, यानी छायावादी की प्रवृत्तियां भी इसमें ली गई है। फिर है संगीतात्मक, यानी संगीत मधुर ध्वनि में ये कविताएं लिखी गई है, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसका निष्कर्ष साथियों। निष्कर्ष है, बोल रहा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता ना केवल एक दीपक की बात करती है, बल्कि यह आत्मा, उजास, जीवन का त्याग, सत्कर्मों के पथ पर प्रेरणा देती है, ठीक है। वो महादेवी वर्मा ने दीपक के माध्यम से जीवन दर्शन और मानवता का एक महान मूल्यों को अत्यंत सरल और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का प्रयास किया है ना। यह कविता पाठकों के मन में त्याग, सेवा, सहनशीलता और आत्मीयता के भावों को जागृत करती है। तो ये था हम लोग दोस्तों मधुर मधुर मेरे दीपक जल के ये कविता का हर एक चीज़ देखा हमने, ठीक है। उसके भाव विश्लेषण देखा, उसका जो है कविता में क्या बताने का प्रयास कर रहा है। तो ये आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जरूर से जरूर लिख देना। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग का मुक्ति बोध की कविता भूल गलती की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि मुक्ति बोध, ये एक जो है कविता लेखक थे, ठीक है, मतलब लेखक समझ लीजिए। ये हिंदी कविता जगत के ऐसे प्रगतिशील कवि हैं जिन्होंने कविता को केवल सौंदर्य की चीज नहीं बल्कि संघर्ष और आत्ममंथन का माध्यम माना। उनकी कविता भूल गलती व्यक्ति और समाज के अंतर्दृढ़ नैतिकता, आत्मलोचना और जो है आत्मज्ञान की प्रक्रिया को चित्रित करती है। यह कविता केवल आत्म स्वीकृति नहीं बल्कि समाज की विसंगतियों और आत्म की बेचैनी का गहन दर्शनी विश्लेषण है। यानी कहने का मतलब इस कविता के माध्यम से कवि जो है क्या क्या बताने का प्रयास कर रहा है, तो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि समाज का अंतर्दृढ़ नैतिकता और फिर आत्मलोचना, आत्मज्ञान, ये सब चित्रित करती है कविता के माध्यम से। और इसमें जो है आत्म स्वीकृति नहीं है बल्कि समाज की विसंगतियां हैं, आत्म की बेचैनी, इन सभी चीज़ों को जो है विश्लेषण किया गया है इस कविता के माध्यम से, ठीक है। कविता का केंद्रीय भाव देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि कविता भूल गलती में कवि अपने भीतर झांकते हुए यह स्वीकार करता है कि उसने जीवन में कुछ बड़ी सच्चाइयों को अनदेखा किया है, ठीक है। वह अपनी भूलों को नकारता नहीं बल्कि उनका सम्मान करता है। वह कहता है कि उसने उस और ध्यान नहीं दिया जहाँ सबसे ज़्यादा अन्याय, शोषण वगैरह हो रहा था। यानी इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उसने जो है अपने लाइफ में बहुत सारी सच्चाइयों को अनदेखा किया है। उसने जो है क्या क्या किया है, तो उसने उस चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया जहाँ सबसे ज़्यादा अन्याय, शोषण और आत्मीयता थी। उसका आत्मसंघर्ष, उनकी आत्मस्वीकृति ही कविता का मुख्य भाव है, ठीक है दोस्तों। तो ये है कविता में बताने का प्रयास कर रहे हैं कवि। अब है प्रमुख विषय वस्तु और विचार। तो पहला हो गया आत्मविश्लेषण और आत्मबोध, यानी मुक्ति बोध की कविता में आपने सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं कि यानी मैंने ऐसा क्यों किया। तो चलिए, उसने एक पंक्ति लिखा है, बोल रहा है क्यों नहीं देखी मैंने वो चीज़ जिन्हें देखना चाहिए था। ये एक पंक्ति है, ठीक है, कविता में लिखा गया है। यह पंक्ति दर्शाती है कि कवि को अपने आत्मज्ञान की कमी का पछतावा हो रहा है। वह जो है वो अपने आप में महसूस कर रहा है कि हमने वो चीज़, समाज की सच्चाइयों को आँख मूंद ली थी जब ये ऐसा शोषण हो रहा था, ऐसा गलती हो रही थी। तो ये पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। दूसरा हो गया कि सामाजिक चेतना की पुकार, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, तो ये है कवि की भूल केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सामाजिक है। या स्वीकार करते हुए उसने शोषितों की आवाज़ नहीं सुनी जिसकी पीड़ा सबसे ज़्यादा उसे महसूस हो रहा है, ठीक है। तो वो कहना क्या चाहते हैं, तो देखिए एक पंक्ति के माध्यम से उसने कहा है, मैंने उन गलतियों में झांका ही नहीं जहां अंधेरा था,
जहाँ चीख थी। यानी आपने इस भाषा से भी समझ चुके हैं कि वो कविता जो है कवि वो उन चीज़ों को अनदेखा किया जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा था, यानी शोषण वगैरह हो रहा था, जहाँ चीखें थी, इन चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कवि। फिर है प्रतीकों का सशक्त प्रयोग, यानी प्रतीक के माध्यम से उसने क्या क्या प्रतीक लिया है। तो देखिए पहला प्रतीक लिया है, ठीक है, अंधेरी गली, यानी समाज की उपेक्षित वर्ग के बारे में बताया। चीख, यानी चीख क्या है, तो ये पीड़ा और अन्याय। फिर है दरवाजे, विकल्प और अवसर थे। इन प्रतीकों के माध्यम से कविता केवल शब्द नहीं बल्कि संवेदना बन जाती है। तो ये है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे भाषा शैली इसकी कैसी है, तो आत्मकथात्मक शैली। तो ये क्या चीज़ है, ये तो आप नॉर्मल से समझिए कि इस कविता में आत्मकथा के बारे में बताया गया है। कवि अपने जीवन की गलतियों को रेखांकित करते हैं, यानी उसे आप चित्रित करते हैं, उसे बताते हैं। इससे कई उपदेश नहीं, केवल स्वीकार रोकती है। यानी ये जो है कोई उपदेश नहीं है, ये कहने का मतलब है कविता में कवि का, ठीक है। फिर है दोस्तों तीव्र आत्मबोध भाषा। तो ये क्या है यार, तो ये है भाषा अत्यंत संवेदनशील और आत्ममंथन से भरी हुई है, यानी आत्मा के ही रिलेटेड है, जिसमें बार बार कवि मैंने, मेरी, मुझसे ये गलती हुआ, वो गलती हुआ, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये क्यों नहीं झाँका, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए कवि जो है खुद को जिम्मेदार बताते हुए ये भावना को दर्शा रहे हैं। फिर है मुक्त छंद का प्रयोग। कविता में कोई निश्चित छंद या तुकांत नहीं है जो विचारों को स्वतंत्र और भावों को गहराई को प्रकट करता है। यह शैली मुक्तिबोध की विशिष्टता है, ठीक है। तो ये कविता में एक जो है विशिष्टता है, ठीक है। फिर है कविता का महत्व क्या है, तो पहला हो गया कि आज का संदर्भ में प्रासंगिकता। तो ये क्या हुआ, तो चलिए भूल गलती आज के समय में जो है क्या है, उतनी ही प्रासंगिक है, यानी कि उतनी ही फेमस है जितनी कि अपने समय में थी। यह कविता हमें आलोचनात्मक प्रेरणा देती है कि क्या हमने अपने समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, क्या हमने अनदेखा किया, क्या हमने जो है शोषण को बढ़ावा दिया या फिर देख के कुछ नहीं बोला, ये सब चीज़ों को बताती है। दूसरा हो गया आत्म संचात्र का उदाहरण, यानी कि यह कविता यह सिखाती है कि सच्चाई बौद्धिक वही है जो अपनी भूलों को स्वीकार करता है, उसे सीखता है और समाज के पक्ष में खड़ा होता है। यानी जो गलती कर चुका है उसे अपने गलती को मानते हुए स्वीकार करता है और उसे सीखता है और फिर से समाज में के पक्ष में खड़ा होता है, वही है एक आत्म संसाध का उदाहरण। फिर है विचारधारा की ईमानदारी, यानी कविता में मुक्तिबोध का प्रगतिशील दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से झलकता है, लेकिन ये विचारधारा को थोपा हुआ नहीं, जिया हुआ बनते हैं, ठीक है। जिसमें से हो गया आलोचकों की दृष्टि। तो पहला हो गया, अब ये देखेंगे हम लोग आलोचकों की दृष्टि, जिसमें नामवर सिंह ने कहा कि मुक्तिबोध की कविता आत्मा की आवाज़ है, ठीक है, जो सत्ता की गलियारों से नहीं अंधेरे में दबे मनुष्य की पीड़ा से निकलती है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था नामवर सिंह ने। फिर रामविलास शर्मा ने भी कुछ कहा है, क्या कहा है, तो रामविलास शर्मा ने इस कविता में आत्म सत्यापन की क्रांतिकारी का रूप कहा है, ठीक है। आत्म सत्यापन यानी कि अपने आप को जो है सत्यापन करना कि हाँ हमसे गलती हुई है, ये है कहा है रामविलास शर्मा ने। फिर इसका निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। बोला है कि कुल मिलाकर भूल गलती एक गहराई आत्म संवादात्मक कविता है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे समाज को उसकी जिम्मेदारी को एहसास कराती है। यह कविता आत्ममंथन, आत्म स्वीकृति और आत्म परिवर्तन की प्रेरणा देती है, ठीक है। तो ये है, आगे है कि मुक्तिबोध ने इस कविता के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सच्चा कवि वही है जो अपने समय की विखंडाओं को समझे और उन्हें बदलने की कोशिश करे, ठीक है, यानी गलतियों को समझे और उसे बदलने की कोशिश करे। तो ये मुक्तिबोध का कहना था, ठीक है, कविता भूल गलती में, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था दोस्तों। अगर भूल गलती कविता से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, यानी कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, भाव विश्लेषण करे या फिर कवि क्या कहना चाहते हैं, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो आपको ये आंसर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर पूरे से पूरे मिलेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का नागार्जुन की कविता हटे दर्ज दजुजल मीटे अजमंगल में सामाजिक चेतना का चित्रण कीजिए, ठीक है।
तो इसे हम लोग जो है अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। वैसे ही देखिए जितना आप समझिएगा उतना ही आपका मार्क्स अच्छे होंगे, क्योंकि सिर्फ रटने से आपका कुछ नहीं होगा। और हिंदी जैसे विषय में रटा नहीं जाता है, समझा जाता है, कुछ कुछ टॉपिक को याद किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। तो बोल रहा है कि नागार्जुन हिंदी कविता के ऐसे कवि हैं। पहले थोड़ा सा परिचय आप लिख लीजिएगा, ऊपर परिचय लिख के ये लिखना शुरू कीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, जिन्होंने समाज, राजनीतिक और जनजीवन के यथार्थ को स्वर दिया, यानी इन सभी चीज़ों को दर्शाया, वे जन कवि कहे जाते हैं। उनको जो है जन कवि भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप छोटा सा पॉइंट है लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा जन साधारण के पक्ष में आवाज़ उठाई। उनकी कविता में हटे दजूजल मिटे अजमंगल में क्या कहा है, तो सामाजिक अन्याय, अंधविश्वास, शोषण के विरुद्ध एक क्रांतिकारी उद्घोष है। यानी क्रांतिकारी के बारे मतलब जो है क्रांतिकारी कहा जाता है। इस कविता में नागार्जुन जनता को चेतना और क्रांति की राह पर चलने के लिए आह्वान करते हैं, मतलब प्रेरित करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। तो कविता का सार सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो कविता की मुख्य भावना है पुराने गले सड़े अमानवीय एवं अंधविश्वासी सोच का अंत हो, ये कहना चाहते हैं नागार्जुन साहब। नागार्जुन उन सभी सामाजिक बुराइयों को हटाने की बात करते हैं जो आम जन जीवन को कमजोर करती है। हटे दजूजल मीटे अमंगल का अर्थ है दुख देने वाली दुष्ट परंपराएं हटे और अमंगल समाप्त हो जाए। तो ये इसका मतलब है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक चेतना का चित्रण कैसे किया गया है कविता में। तो इसमें पहला किया गया है अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, जिसमें कविता में फैलने वाले कवि समाज में फैलने वाला, ठीक है, समाज में फैलने वाले अंधविश्वास, झाड़ फूक, पाठ पूजा, पाखंड और ब्रह्मवाद के विरुद्ध खड़े होते हैं। वे चाहते हैं कि जनता सोचने समझने और जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए। ये चाहते हैं कौन, नागार्जुन साहब। देखिए अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो बोल रहा है कि अब ना पूजा न अब ना पाठ, अब ना कोई धोखे की बात। तो ये कविता में एक पंक्ति लिखा गया है। ठीक है, अब आगे है दोस्तों, इस पंक्ति में ये दर्शाती है कि समाज में अंधे रीति रिवाजों से बाहर निकलकर तर्क और विवेक के मार्ग पर चलना चाहिए। आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग जो है धर्म के नाम पर जो है बहुत सारे अंधविश्वास फैलाते हैं। तो इन चीज़ों को रोकना चाहिए। धर्म जो है मानने की चीज़ है, वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ठीक है, लेकिन उस धर्म को लेकर अंधविश्वास फैलाना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी कवि यही चीज़ जो है कविता में कवि कहना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा है शोषण और वर्ग भेद के विरुद्ध चेतना, यानी नागार्जुन शोषण वर्ग के खिलाफ जनसंघर्ष की भावना को जागृत करते हुए स्पष्ट रूप से पूंजीपतियों, जमींदारों, साहूकारों और शोषणकारी तंत्र को आलोचना करते हैं, यानी उन सभी लोगों का विरोध करते हैं। ठीक है, किनका, तो पूंजीपतियों का, जमींदारों का, साहूकारों का, क्योंकि वो तो जो है ना क्या करते हैं, तो कविता में वो लोग क्या कहते हैं कि अब शोषण नहीं चलेगा और गरीबी को उनके अधिकार मिलेगा। इसलिए इन लोगों का जो है आलोचना करते हैं कौन, नागार्जुन साहब। ठीक है, तो देखिए ये इस पंक्ति में एक पंक्ति है, बोल रहा है कि अब जनता खुद उठेगी, सब फूंक के राख करेगी। तो ये कविता की पंक्ति है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे। आगे यह कवि वर्ग संघर्ष, यानी कि मीडियम लोग के संघर्ष की चेतना करती है। मीडियम क्लास व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति के, वे समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक कविता लिखती है, जिसमें ये अगर बहुत देखा जाए तो बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, तीसरा है नई चेतना और क्रांति का आह्वान, यानी कविता केवल विद्रोह नहीं करती बल्कि एक नए समाज निर्माण की बात कर रही है। नागार्जुन चाहते हैं कि लोग चुप ना बैठे, क्रांतिकारी बने, अपनी आवाज़ उठाएं और परिवर्तन लाएं। तो ये चाहते हैं नागार्जुन। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखिए उसने एक पंक्ति भी ये चाहते हैं तो लिखा है, बोला है कि आया है जब नया उजाला, फूटा है अब नया सवेरा। ठीक है, तो यह वे जनमानस में आशा और ऊर्जा भरते हैं कि बुराइयों पर अंत और विजय पाई जा सके, यानी बुराइयों को हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है। तो ये कहना चाहते हैं नागार्जुन साहब। चौथा हम लोग का है, बोल रहा है कि धर्म और आडंबर की आलोचना। तो ये क्या चीज़ है, तो कहना है कि नागार्जुन धर्म के नाम पर होने वाले ढोंग, पाखंड और
अंडबार का विरोध करते हैं। हाँ, वही चीज़ है कि धर्म के नाम पर बहुत सारे ढोंग वगैरह, पाखंड वगैरह, अंधविश्वास वगैरह को खत्म करने का उनका विरोध करते हैं नागार्जुन साहब। वे कहते हैं कि धर्म व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन जब वह शोषण व सामाजिक विषमता को बढ़ावा दे तो उसका विरोध जरूरी है। हाँ, एकदम जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं नागार्जुन साहब। देखिए उन्होंने ये पंक्ति लिखा है, क्या पंक्ति के माध्यम से बोल रहा है कि हटो पुरोहित, हटो महंत, जन की अब जागी है संत। तो ये कहना है, इसमें स्पष्ट है कि समाज में उन लोगों की मुक्ति दिलाना चाहते हैं जो धर्म के नाम पर जनता को मूर्ख बनाते हैं, उन सभी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, उन सभी के खिलाफ जो है आवाज दे रहे हैं नागार्जुन साहब, ठीक है। आगे दोस्तों अब कविता की शैली और भाषा समझेंगे। तो भाषा अत्यंत सरल, जनभाषा और लोक से जुड़ी हुई है, यानी लोगों से जुड़ी हुई है। कविता में नारा, गीत व भाषण का संगम है। नारा, गीत, भाषण सब का संगम बना के कविताएं लिखी गई है। फिर शैली में क्रांतिकारी उत्साह और ललकार है, यानी जोश है, एक अलग सा प्रेरित करती है। कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना है। तो ये है, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष देख लेंगे हम लोग। निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष नागार्जुन की कविता हटे तजुजल मीटे अमंगल सामाजिक चेतना का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है, यानी बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसमें कवि ने समाज के अंधकारमय पक्षों को करारी चोट दी है, जिसमें से जागरूक करके समानता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए नए युग की ओर ले जाने की प्रेरणा दी है इस कविता के माध्यम से नागार्जुन साहब ने। तो ये मेरा कविता दोस्तों, हटे तजुजल मीटे अमंगल। इस कविता का हर एक चीज़ हमने देखा, कविता में क्या कहना चाहते हैं, कविता का भाव, कविता की भाषा शैली, कविता का विशेषता, ठीक है, हर एक चीज़ को हमने इस इस क्वेश्चन के माध्यम से देखा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ। तो चलिए देखते हैं आखिर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, कट मत करिएगा, क्योंकि देखिए आपको 75 मार्क्स दिला के जाने वाला है और सब आपके सिलेबस से है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह कविता आज भी थोड़ा सा इसमें बचाइए, चलिए देखते हैं। तो यह कविता आज भी प्रशासनिक है, यानी बहुत ही फेमस है, जैसे कि पहले था। यह हमें याद दिलाती है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल नारे से नहीं बल्कि कर्म और चेतना से काम लेना पड़ता है, आवाज़ उठाना पड़ता है। तो ये कविता कहना चाहती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है। बोला कि रस सिद्धांत की परिभाषा, प्रकार और रस निष्पत्ति प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आखिर ये क्या है? तो ये हम लोग का यूनिट 3 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर चलिए आंसर देखिएगा, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन अचानक से पूछा जाता है तो इसलिए हमने ये टॉपिक को लिया है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आप परिचय देखिएगा तभी ना समझ आएगा कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो हिंदी काव्य में रस सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। तो कैसे है? इसका रस का मतलब होता है आनंद, स्वाद या अनुभूति। जब हम कोई कविता, नाटक या कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं और उससे हमारे मन को कोई भावना पैदा होती है, जैसे खुशी होती है, दुख होता है, प्रेम होता है, डर होता है, तो उसे ही रस कहते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो यही है दोस्तों रस सिद्धांत। आप समझ चुके हैं कि आखिर रस सिद्धांत क्या है। अब रस वह भाव है जो काव्य को पढ़कर पाठक के मन में पैदा होती है। रस ही कविता को जीवंत बनाता है और पाठक का भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास करता है। रस की परिभाषा पहले देखिए। तो रस की परिभाषा सांस्कृतिक नाटककार भरत मुनि ने रस की यह परिभाषा दी है। किसने दी है? तो संस्कृत नाटककार भरत मुनि क्या बोले हैं? तो उसने बोला विभव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के मेल से रस की उत्पत्ति होती है। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये परिभाषा दिए हैं। मतलब जब किसी काव्य में कुछ पात्र यानी कि नाटक या नाटिका, कुछ घटनाएं या फिर कुछ भावनाएं एक साथ मिलकर जब हमारे मन में कुछ खास तरह की भावना पैदा होती है तो वही जो है रस कहलाती है। तो ये है, ठीक है। उदाहरण के लिए जब हमने प्रेम की कविता पढ़ें तो हमारे मन में प्रेम की भावना जागृत हुई, तो यह श्रृंगार रस कहलाता है, ठीक है। इसके भी कुछ प्रकार हैं जो हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो रस के प्रकार देखते हैं, जिसमें पहले टोटल 9 मानी जाती। कितने प्रकार हैं? 9, जिसको इसलिए इसका नाम 9 रस
भी कहते हैं, ठीक है। 9 रस होने के कारण यानी 9 प्रकार होने के कारण नवरस भी कहते हैं। नीचे इसके नाम, भाव और सरल उदाहरण दिए गए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है, टेंशन मत लीजिए। बोल रहा सबसे पहला हो गया श्रृंगार रस, तो यह प्रेम, सुंदरता और आकर्षण की भावना को व्यक्त करता है, जैसे कि नायक नायिका की प्रेम, तो ये हो गया श्रृंगार रस। फिर है हास्य रस, तो ये हो गया हंसी और मजाक की भावना, जैसे कि चुटकुले, मतलब हास्य कविता, ठीक है, हंसने उसने वाला है, तो ठीक है। फिर है करुण रस, तो ये हो गया दुख, करुणा की अनुभूति, इसमें किसी की मृत्यु या वियोग वगैरह होता है, तो ये हो गया। फिर है रौद्र रस, तो ये रौद्र रस क्या हो गया, जिसमें क्रोध, आक्रोश की भावना, जैसे युद्ध का गुस्सा, अन्याय के खिलाफ गुस्सा, तो ये हो गया, ठीक है। फिर हो गया वीर रस दोस्तों, तो इसमें साहस, उत्साह और पराक्रम की भावना, उदाहरण के लिए सैनिकों का सौंदर्य, देशभक्ति, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखें भयानक रस। भयानक रस क्या होता है, तो देखिए छठा प्रकार हम लोग का हो गया भयानक रस, जिसमें डर और भय की अनुभूति, उदाहरण के लिए अंधेरा, भूत प्रेत की कहानी, तो ये हो गया भयानक रस। फिर है विभत्स रस, ठीक है, जिसमें घृणा या गंदे दृश्य के उत्पन्न भावना, जैसे कि शव, खून या गंदी चीज़ें, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। फिर है अदृश्य रस, तो ये क्या हो गया, अदृश्य या चमत्कार की अनुभूति, जैसे कि कोई जादू या अनोखी चीज़ें। फिर है शांत रस, ठीक है, मन की शांति, वैराग्य और शांति की, भक्ति की भावना, उदाहरण के लिए साधु संतों का जीवन, तो ये टोटल 9 रस है, ठीक है, जिसको नवरस के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। रस की प्रमुख आचार्यों के विचार, यानी कि रस के ऊपर जो है बहुत सारे आचार्य वगैरह लोग अपना अपना विचार दिए हैं, जिसमें महान भरत मुनि, उसने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि रस विभाव, अनुभव और व्यक्तिचारी भावों से बनती है, तो ये किसने कहा है, भरत मुनि है। फिर है भट्ट लोलट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है रस नाटक के पात्रों से ही होता है। फिर कहा है भट्ट नायक ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है रस का अनुभव दर्शक यानी कि पाठक करता है, यानी जो पढ़ रहा हो। फिर चौथा है अभिनव गुप्त ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि रस तब आता है जब पाठक अपने व्यक्तिगत भाव को भूलकर व्यक्ति के भाव को सामान्य रूप से अनुभव कराता है, तो ये है, ठीक है। इसका निष्कर्ष देखते हैं साथियों, तो निष्कर्ष में है कि रस काव्य का सबसे जरूरी हिस्सा है। यदि किसी कविता में रस नहीं है तो वह पाठक की भावनात्मक रूप से नहीं छू सकती। रस ही वह माध्यम है जो केवल जो है कविता और पाठक को जोड़ता है, ठीक है। फिर है रस सिद्धांत के माध्यम से कविता में महसूस किया जाता है, सिर्फ पढ़ा नहीं जाता। यही कारण है कि रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये था दोस्तों, हमने देखा रस सिद्धांत क्या है, उसके बारे में हर एक डिटेल हमने देखा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि दुष्यंत कुमार का कविता हो गई है पीर पर्वतसी। इस कविता का यथार्थ चित्रण बोलिए, विश्लेषण बोलिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन बोलिए, जो भी बोले आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उत्तर यानी कि आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में अगर आप आंसर लिख रहे हो तो थोड़ा जो है टॉपिक वाइज करके लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। परिचय लिखिए, उसका विशेषता जो भी है एक एक करके टॉपिक वाइज लिखिए। लास्ट में आपको निष्कर्ष एक बैठा देना है ताकि एग्जामिनर चेक भी करे तो अच्छे से मार्क्स दे, ठीक है। तो इसमें देखिए परिचय सबसे पहले देखेंगे। बोला कि दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नवगीत और गजल लेखक माने जाते हैं। उन्होंने आम जनता की पीड़ा, सामाजिक विडंबना, राजनीतिक भ्रष्टाचार और जनता की बेचैनी को बहुत प्रभावी ढंग से शब्दों में उतारा है। किसने? तो दुष्यंत कुमार ने, ठीक है। उसकी कविता हो गई पीर पर्वतसी आम जनजीवन की दुखों, अन्यायों, सत्ता की चुप्पी के विरोध एक आक्रोश है, यानी कि गुस्सा है। इस कविता के माध्यम से उसने यह गुस्सा को प्रदर्शित किया है। यह कविता एक ऐसा पखर अर्थात प्रस्तुत करती है जिसमें आम आदमी की करह यानी कि तड़प, दाब, शोषण, इन सभी चीज़ों को गुस्से के माध्यम से दिखाया गया है, साफ साफ दिखाई देता है। चलिए देखेंगे, अच्छे से समझेंगे हम लोग कविता की पंक्ति को। तो पहला पंक्ति हो गया, हो गई पीर पर्वतसी पिघलनी चाहिए
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये जो है आपको प्रतीक के रूप में लिया गया हिमालय, गंगा, लेकिन ये कहने पर्वत, लेकिन ये कहना ये चाहता है कि इस पंक्ति में कवि कविता के माध्यम से यह कहना चाहता है कि गंभीरता और गहराई स्पष्ट हो रही है कि केवल कविता नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतना का पुकार है, ठीक है, गुस्सा है, ठीक है। आगे है यथार्थ चित्रण का विश्लेषण। तो दुष्यंत कुमार ने इस कविता में समाज की जमी हुई पीड़ा, राजनीति की चुप्पी और जनता की उम्मीदों को यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया है। आइए इसे बिंदुवत समझे, यानी कि टॉपिक मतलब बिंदु कर करके छोटा छोटा कर करके समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमने क्या है, तो दुख का विशाल रूप, यानी पीर पर्वत सी, ये वर्ड यूज किया गया ना, पीर पर्वत सी, ठीक है। तो कवि कहता है कि जनता की पीड़ा इतनी अधिक हो गई है कि वह अब पहाड़ जैसी लगने लगी है, ठीक है। ये पीर पर्वत सी, पीर केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज की पीड़ा है, गरीबी, बेरोजगारी, अन्याय और बेउसी। तो ये सब चीज़ जो है पीर है, ठीक है। यह पीड़ जमी हुई बर्फ की तरह अस्थिर है जिसे अब पिघलना चाहिए, क्योंकि जो है अब इसका समाधान होना चाहिए। यह है यानी कि यह यथार्थ का गहरा चित्रण है जहाँ समस्या है पर उसका समाधान की गति ठंडी है, यानी समाधान नहीं है। तो ये है पहला। दूसरा है कि प्रकृति की प्रतीकात्मक उपयोग, यानी हिमालय और गंगा का इसमें प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया है। जैसे कि कवि ने हिमालय को सत्ता का व्यवस्था का प्रतीक बनाया है, जो कि ठंडा, कठोर और निष्क्रिय है, ठीक है, जो कि काम नहीं करता है। वह चाहता है कि जमी हुई चुप्पी और बर्फ से कोई गंगा, यानी कि समाधान, क्रांति या परिवर्तन निकले, ऐसा कहना चाहता है पर्वत के रूप में, यानी हिमालय को लेके, यानी कि प्रतीक लेके कवि ये कहना चाहता है। यह एक बड़ा यथार्थ संकेत है जहां सत्ता मौन है और जनता हलचल चाहती है। तो ये है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा है क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन की मांग, सामाजिक परिवर्तन की मांग। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लगने लगी कि ये बुनियादी हिलनी चाहिए, यानी कवि कहना चाहते हैं कि अब लोग जाग रहे हैं, आवाज़ें उठ रही है, लेकिन असली बदलाव तभी होगा जब सत्ता की जड़ें हिलेगी, यानी सत्ता यानी सरकार जो है, राजनीतिक दृष्टि से भी जो है इसका बदलाव किया जाएगा। केवल ऊपरी सजावट या भाषण से बदलाव नहीं आएंगे। कवि कहता है कि अब लोग जाग रहे हैं, उठे आवाज़, ठीक है, उठ आवाज़ रही है, लेकिन असली बदलाव तभी होगा जब सत्ता की जड़ें हिलेगी, ठीक है। यह राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है जहां बदलाव की बात बहुत होती है पर ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं होता, यानी कहने का मतलब है कि बदलाव की जो है आवाज़ बहुत सारी उठती है। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे राजनेता वादा कर देते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ये बदलाव होगा, वो बदलाव होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो यही कहना चाहते हैं कवि दुष्यंत कुमार कि जब बदलाव होगा तभी सब सुधरेगा, ठीक है, वैसे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब है जनता का आक्रोश और साहस। ये क्या है, चौथा। तो देखिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। तो यह कवि ने जनता की चुप्पी तोड़ने का कल्पना है। मरे हुए लोग के हाथ भी अब उठने लगे, यह प्रतीक है जागरण और विद्रोह का। यह यथार्थ उस समय का है जब आम जनता निराश होकर भी अंदर ही अंदर आक्रोश से भर रही थी, ठीक है। तो ये कविता के माध्यम से कह रहे हैं। फिर पांचवा उन्होंने क्या कहा है, तो अधूरी आज़ादी का संकेत, ठीक है, यानी कविता में कहीं कहीं स्वतंत्रता के बाद भी अधूरी उपलब्धियों की तंज है, यानी कि लोग अब भी दुख में हैं, ना अन्याय मिल रहा है, ना समानता है। तो यह कैसी आज़ादी, ये कहना चाह रहे हैं कवि दुष्यंत कुमार, ठीक है। यह यथार्थ उस समय का है जहां आम आदमी की स्थिति स्वतंत्रता के बाद भी नहीं बदली, ठीक है। तो ये टोटल 5 तरीके से उन्होंने बिंदु के द्वारा 5 टॉपिक के द्वारा कहने का प्रयास किया है। अब हम लोग देखेंगे कविता की शैली, यानी भाषा शैली, जिसमें कविता की भाषा सरल, प्रतीकात्मक, यानी प्रतीक का उपयोग किया गया ना, और जन बोलचाल वाली है, यानी कि नॉर्मल भाषा है, सरल भाषा है। कवि ने प्राकृतिक प्रतीकों का बहुत सुंदर और प्रभावशाली प्रयोग किया है। हिमालय को सत्ता के रूप में, गंगा को परिवर्तन के रूप में, दीवार को
भी प्रतीक के रूप में लिया है, लाश को जनता के रूप में लिया है, ठीक है। तो ये सब प्रतीक के माध्यम से कवि जो है एक क्रांतिकारी और पीड़ा का अनुभव कराने का प्रयास करता है, ठीक है। इसका अब निष्कर्ष देखेंगे मित्रों, क्या देखेंगे निष्कर्ष। तो कह रहा है दुष्यंत कुमार, यह कविता केवल शब्दों की सजावट नहीं बल्कि सामाजिक यथार्थ की दर्पण है। उसने जो है इस कविता के माध्यम से वेदना, राजनीतिक ठहराव और बदलाव की जरूरत के बड़े सरल लेकिन सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया है, बताने का प्रयास किया है, ठीक है। जागृत किया, प्रेरित किया है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। यह कविता आज भी उतनी ही प्रशंसनीय है, यानी कि उतनी ही फेमस है, कहा जाए उतना ही जो है इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जितनी अपने समय में थी। यह आम व्यक्ति, आम आदमी की आवाज़ है, एक ऐसा अर्थार्थ है जिसे शब्दों में ढालकर दुष्यंत कुमार जो है ने अमर बना दिया है इस कविता को, ठीक है। तो ये था दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया हम लोगों ने, ठीक है। दुष्यंत कुमार की कविता को अगर पूछा जाए तो आप पूरे अच्छे से लिखिएगा, उसका परिचय भी पूछ लिया जाए तो आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना है इशू। आपको जो है एक क्वेश्चन में 2-2 आंसर मिल रहे हैं, आप उसका परिचय भी लिखा जाए तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा। कविता एक एग्जाम्पल के तौर पर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत ना है, 15 मार्क्स का है, आप लिखिए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी की कविता हार नहीं मानूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप तो जरूर जानते होंगे, जो कि हमारे देश के एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे, ठीक है। उनका निधन भी हो गया, लेकिन उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो है अभी भी हम लोग के लिए जो है प्रेरित करती है, जिसमें से एक कविता भी है हार नहीं मानूंगा, ठीक है। तो ये कविता में उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है, क्या चीज़ है, तो पहले हम लोग परिचय देखेंगे थोड़ा सा, फिर हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो बोल रहा है कि हार नहीं मानूंगा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रेरणादायक कविता है। यह कविता उनके अडिग आत्मबल, रूझारूबन और संघर्षशील जीवन से झलक रही है। यह कविता में उन्होंने यह बताया है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कभी हमें हारना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह रचना उस समय उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाई में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, आशा नहीं छोड़ता, भरोसा नहीं छोड़ता, उसे उम्मीद है कि हार नहीं मानूंगा, उसके लिए ये कविता है दोस्तों। संघर्ष की भावना का मूल संदेश, तो यानी कविता की पहली ही पंक्ति में कवि जीवन की चुनौतियों देने के रूप में देखता है, बोल रहा है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, ठीक है। अब है दोस्तों इन 2 पंक्तियों में ही संघर्ष का सार छिपा है। चाहे हालात कैसा भी हो, मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए, हर बार एक नई लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। कवि यह दर्शाते हैं कि इंसान का संकल्प अगर मजबूत हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। तो ये पंक्ति, जो पहला पंक्ति यानी 2 पंक्ति में ही ये सार छिपा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी का ये कविता है, बहुत ही असरदार है और लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है, ठीक है। आगे देखेंगे, दूसरा है आत्मबल और विश्वास का झलक दिख रहा है इसमें कि काल के कपाट पर लिखता मिटता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये उनके द्वारा हमने ये कविता भी सुना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने भी सुना होगा और नहीं सुना है तो जरूर पढ़िए, तभी तो आपको समझ आएगा। इस पंक्ति में काल के कपाल का मतलब है भाग्य, ठीक है, यानी काल के कपाल का मतलब है भाग्य। कवि कहता है कि अपनी तकदीर खुद लिखता है, संघर्ष करने वाला व्यक्ति भाग्य के मोहताज नहीं होता, यानी वो जो है भाग्य के भरोसे नहीं बैठा रहता है, बल्कि वह अपना रास्ता खुद बनाता है। यह एक अटूट आत्मविश्वास और आत्मबल की भावना को दर्शाता है, यानी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हम कर देंगे, हम भाग्य को बदल देंगे, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे। तो ये पंक्ति में है, ठीक है। अगला है कठिनाइयों से टकराने का साहस, ठीक है। तो ये एक पंक्ति है, क्या है, अंधियार का ना मुझे भय, तूफानों की करुणा अवहेलना, ठीक है। तो ये है एक कहने का मतलब है कि यह कवि कहता है कि अंधकार यानी कि निराश और तूफान समस्या से डरना नहीं है, डरता नहीं है। यह संघर्ष भावना की चरम सीमा है जो डर को भी नज़रअंदाज कर देती है। यह बताता है कि डर और बाधाएं केवल मानसिक होते हैं और यदि मनुष्य ठान ले तो वह किसी भी संकट की सामना कर सकता है।
तो ये पंक्ति में कहने का प्रयास कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो चलिए अब चौथा क्या बता रहे हैं, तो चौथा बता रहे हैं राष्ट्रभक्ति और जनसंघर्ष का संदेश, ठीक है, जिसमें क्या कह रहे हैं, बोल रहा है कि लहू बहाकर भी अंकुर नहीं मुस्कुराए। तो क्या है, इस पंक्ति में कवि कहता है कि चाहे कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, ठीक है, हम अपने उद्देश्य के पीछे नहीं हटेंगे। यह वह सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष की बात नहीं कर रहे, या राष्ट्र के लिए त्याग, जन आंदोलन और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई का भी प्रतीक बता रहे हैं, ठीक है। तो ये है। फिर अब दोस्तों शैली और प्रभाव, इसका भाषा शैली और प्रभाव देखते हैं। हमने देखा बहुत सारी चीज़ कि आखिर कविता की कुछ पंक्ति और कहना क्या चाह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब इसके भाषा शैली देखना भी जरूरी है। तो भाषा सरल, प्रभावशाली और जनमानस को छूने वाली है। जनमानस यानी कि जनता को, ठीक है। प्रतीक के रूप में लिया गया, अंधियार, तूफान, काल जैसे शब्द जो है प्रतीक के रूप में लिया गया है, ताकि जो है संघर्ष और साहस को गहराई से दिखाई जा सके, ठीक है। फिर है लयात्मक, ये क्या है, तो कविता गाने जैसी लगती है, गाना जैसा लगता है, ठीक है, जिससे यह दिल और दिमाग दोनों को प्रेरित करती है। तो ये था दोस्तों। अब इसका हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। हार नहीं मानूंगा एक संघर्ष की प्रतीक कविता है। यह हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, हमें झुकना नहीं चाहिए। थकान नहीं है और रुकना तो बिल्कुल नहीं है। तो ये कविता हम लोग को ये प्रेरित करती है, ना झुकना है, ना थकना है, ना रुकना है, हमें लड़ना है, ठीक है। तो ये कविता यही कहती है। यह कविता आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा है, जो हर छोटे संघर्ष में हार मान बैठते हैं। अटल जी, यह रचना बताती है कि अगर तुम ठान लो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। तो ये था कविता हार नहीं मानूंगा, ठीक है। तो आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप ये आंसर लिख दीजिएगा और आप अच्छे से मार्क्स ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट और 8वां क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपने क्वेश्चन देखा उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो अगर आप यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं तो आप पछताइएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा क्वेश्चन रह गया है, तो आप जरूर से जरूर इसे भी देख ही लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, छायावादी और छायावादोत्तर काव्य की प्रवृत्तियां में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। वाह, अमेजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर हम लोग पहले देखते हैं। परिचय हम आप वैसे सब में ले सकते हैं, अगर आप चाहें नहीं भी ले सकते, लेकिन हम इसलिए ले लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, और आप भी जो है ऐसे लिखिएगा ना तो मार्क्स ज़्यादा मिलता है, इसलिए हमने परिचय के रूप में लिया है, ठीक है। तो जिसमें पहला हो गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद और छायावादोत्तर युग दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। छायावाद जहाँ एक और भावुकता, आत्मा की गहराई, प्राकृतिक प्रेम और रहस्यमयता से परिपूर्ण है, यानी कि छायावाद कविता में ये सब चीज़ें थी, भावना थी, आत्मा थी, प्राकृतिक प्रेम थी, रहस्य था, रहस्यवाद था, व्यक्तिवाद था, तो ये था। वहीं छायावादोत्तर काव्य में क्या था, यथार्थ थी, सामाजिकता था, संघर्ष था, जन चेतना थी, अभिव्यक्ति थी, इन सभी चीज़ों को दिखाया गया, यानी दोनों में अंतर है, ठीक है। दोनों की प्रवृत्तियाँ एक दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्न है, यानी अलग है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो पहला है छायावादी और आत्म अभिव्यक्ति। तो आपने ये देखा कि छायावादी काव्य का केंद्र व्यक्ति है, यानी खुद के भीतर देखा जाता है, अनुभव, प्रेम, गुस्सा, इन सभी चीज़ों को बताने का प्रयास करता है। कवि अपने भीतरी अनुभव, भावना और मानसिक दृढ़ों की व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए नीर भरी दुख की बदली, ठीक है, नीर भरी दुख की बदली, तो ये हमने उदाहरण के तौर पर ले लिया, उदाहरण के तौर पर नहीं भी लीजिएगा चलेगा। दूसरा है प्राकृतिक प्रेम है। इसमें छायावाद कवि जो है प्रकृति को जीवंत और संवादी रूप से जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रस्तुत करते हैं। पर प्रकृति के माध्यम से वे अपनी भावनाएं प्रतीक के रूप में भी लेके दर्शाने का प्रयास करते हैं। फिर तीसरा रहस्यवाद, यानी रहस्य, आत्मा, परमात्मा, अज्ञात तत्व की खोज, जीवन की अलौकिक और दृढ़ पक्षों की चर्चा, तो ये भी दिखाया जाता है छायावाद कविता में। फिर है रूमानी सौंदर्य का बोध। तो ये क्या हुआ, सौंदर्य की कल्पनात्मक, कोमल और भावनात्मक अभिव्यक्ति। स्त्री की कल्पना एक देवी एवं स्वप्रिय रूप में की गई है छायावाद
में, ठीक है, छायावाद कविता में। 5वां है कोमलता और संगीतात्मक, यानी जो कविता की भाषा शैली होती है वो संगीतात्मक होती है, संगीत के जैसा कोमल होता है, ललिल्य होता है, अंकारों और प्रतीकों का प्रचुर प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है कविता अच्छी लगती है, ठीक है। ये है छायावाद कविता का। 6ठा इसका देखेंगे संस्कृति गौरव का भावना, यानी अतीत की गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की अभिव्यक्ति भी होती है छायावाद कविता में। तो ये था। अब है छायावंदोत्तर काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। छायावाद का देखें, अब देखिएगा छायावंदोत्तर, ठीक है। तो पहला हो जाता है कि यथार्थवाद और सामाजिक चेतना, यानी कि छायावंदोत्तर कविता समाज की यथार्थ यानी समस्या, शोषण, पीड़ा, इन सभी चीज़ों को प्रस्तुत करती है। कवि समाज का प्रवक्ता बनता है, यानी कि वो समाज का एक दर्पण के रूप में बताने का प्रयास करता है। जनजीवन से जुड़ाव, यानी कि आम जनता के दुख, दर्द, संघर्ष, बेरोजगारी, विषमता जैसे विषय को इसमें प्रमुख है, ठीक है। कवि अब अकेला भावुक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज को जागरूक प्राणी है, ठीक है। फिर तीसरा है क्रांतिकारिता एवं विरोध की भावना, यानी कि अन्याय, शोषण एवं रूढ़ियों के खिलाफ आंदोलित और विद्रित स्वर। उदाहरण के लिए तोड़ो फेंको गढ़ दुर्गों को, ये नागार्जुन का लिखा हुआ एक पंक्ति है, ठीक है। तो ये है, ठीक है दोस्तों, क्रांतिकारी भी है। फिर है आगे हम लोग का चौथा नुईन भाषा और शैली, यानी कि सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, लोक शैली होती है, गंभीरता युक्त प्रतीक होता है, ठीक है। कविता अब केवल सौंदर्य नहीं संघर्ष और बदलाव का माध्यम है, किसमें? छायावंदोत्तर काव्य में, ठीक है, छायावंदोत्तर कविता में। फिर 5वां बोल रहा है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की शुरुआत, यानी प्रगतिवाद, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और वर्ग संघर्ष। फिर प्रयोगवाद जिसमें भाषा, शिल्प और कथ्य में न्यूनता, ठीक है। फिर है तीसरा दोस्तों नई कविता। नई कविता क्या हुआ? व्यक्ति और समाज की आधुनिक दृढ़ को अभिव्यक्त करती है, इसलिए इसे नई कविता कहते हैं, ठीक है। आगे इस दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बोल रहा है छायावाद में कविता आत्मा की गहराई, भावनाओं और कल्पना की दुनिया में खोई हुई है, जबकि छायावंदोत्तर कविता में जमीन से जुड़ा हुआ यथार्थ, संघर्ष, समाज की सच्चाई को उजागर करता है। छायावाद सौंदर्य और प्रकृति की गीत है, तो छायावंदोत्तर कविता बदलाव और चेतना की आवाज़ है। तो ये छोटा सा आंसर हमने अंतर देखा, क्या देखा? अंतर, ठीक है। फिर आगे देखिए, बोल रहा है कि जहाँ छायावादी कविता अकेलेपन और आत्मचिंतन में मग्न है, वहाँ छायावंदोत्तर कविता जो है जनता के दुख और प्रवरता में मग्न है, ठीक है। तो ये है। अब इसके प्रमुख कवि और उदाहरण भी देख लेते हैं। कुछ कुछ प्रमुख कवि भी देखना पड़ेगा ना। 15 नंबर का आंसर है तो आपको लंबा करके लिखना पड़ेगा आंसर। अगर आप लंबा नहीं लिखिएगा तो 15 मार्क्स आपको कैसे मिलेगा? ना देगा एग्जामिनर। आपको लिखना पड़ेगा कम से कम 4 पेज। चलिए, तो इसका पहला हो गया छायावादी कवि का नाम देख लेते हैं हम लोग पहले। तो छायावादी कवि में आते हैं जयशंकर प्रसाद। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ ले, आप ध्यान रखिएगा। बोलेगा कि कोई 2 कवि का नाम लिखें जो छायावादी युग से आते हैं, तो जिसमें हो गया आप ये सब ध्यान रहेगा तो आप लिख सकते हैं। जिसमें है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पन्त, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये हो गया आपके कुछ, ठीक है, जिसमें से अगर 1-2 पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, कोई इशू ना है, कोई भी लिख दीजिए। अब है छायावंदोत्तर कवि, जिसमें है नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय। तो ये सब हैं छायावंदोत्तर काव्य के कवि, ठीक है। तो अब निष्कर्ष इसका देखते हैं। तो निष्कर्ष देखते हैं, बोल रहा है कि छायावाद और छायावंदोत्तर काव्य दोनों ही हिंदी कविता के लिए 2 महत्वपूर्ण चरण है। एक तरफ आत्मा की गहराई में उतरने वाला छायावाद है, तो दूसरी तरफ सामाजिक यथार्थ में मुठभेद करने वाला छायावंदोत्तर युग। दोनों की प्रवृत्तियां समय और समाज की मांग के अनुसार विकसित हुई और हिंदी कविता को व्यापक आयाम प्रदान किए गए, ठीक है। तो ये है दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा, इस वीडियो में हमने जितने भी हिंदी माइनर के क्वेश्चन थे उसका आंसर देखा और आंसर को समझने का प्रयास किया। बहुत ही अच्छे ढंग से बताने का कोशिश भी हमने किया है। तो आपको अगर ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो आपको
एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप एक छोटे से लाइक कीजिएगा ना तो हमको प्रेरणा मिलता है, हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे आगे और भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करने में अच्छा लगेगा। हमको लगेगा कि मेरा स्टूडेंट जो है हमें थोड़ा सा वैल्यू देता है, वो देखता है वीडियो तो थोड़ा सा लाइक करता है। कमेंट भी कीजिए आप, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, कोई सब्जेक्ट का बताना हो तो कमेंट कीजिए, कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तब भी कमेंट कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।